हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है राजस्थान की अपवाह प्रणाली या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। ये टॉपिक जो बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड राजस्थान ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेट लेवल जैसे RAS, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, पटवारी की परीक्षा या अन्य और राजस्थान से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उसमें जो नदियों से संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी कुछ पूछे जाते हैं। मैं डॉक्टर NS यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। राजस्थान की जो अपवाह प्रणाली है इसको मुख्य रूप से अरावली पर्वत श्रृंखला ने एक जल विभाजक का कार्य करते हुए और इसको बांटा है। अरावली पर्वत श्रृंखला के जो दक्षिण व पश्चिमी सिरे से जो नदियां निकलती हैं वो साधारणतः अपना जल अरब सागर की ओर या खंबात की खाड़ी की ओर ले जाती हैं, जबकि पूर्व से उत्तर व पूर्व से निकलने वाली नदियां जो हैं अरावली से वो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती हैं। प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र की सभी नदियों के प्रवाहित होने के क्रम का अध्ययन किया जाता है। किसी भी क्षेत्र विशेष में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से नदियों की संख्या तथा स्वभाव को प्रभावित करती हैं, जबकि जो नदियों के ढाल की दिशा व स्थिति को प्रभावित करते हैं। स्पष्टतः किसी भी स्थान की प्रवाह प्रणाली में नदियों की स्थिति, उनकी संख्या, प्रवाह मार्ग, वहाँ की स्थलीय जो बनावट है वो, स्थल का ढाल और भूवैज्ञानिक संरचना का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। राजस्थान राज्य की प्रवाह प्रणाली में भी प्राचीन काल से ही परिवर्तन होते रहे हैं। प्राचीन काल में सतलज व यमुना नदियां राजस्थान से होकर प्रवाहित होती थी और ये नदियां अरब सागर में जाकर मिलती थी, ऐसा भूगर्भ वैज्ञानिकों का मानना है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में सरस्वती नदी बहती थी। जैसलमेर जिले में मिले पानी के जो 4000 वर्ष पुराने जो स्रोत हैं उनसे ये जो वैदिक नदी सरस्वती की मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं। राज्य की जो वर्तमान प्रवाह प्रणाली है वो राज्य के मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो फैली अरावली पर्वतमाला है वो प्रभावित करती है। अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम में सिंधु बेसिन और पूर्व में गंगा बेसिन के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। तो ये जो इसका जल विभाजक का कार्य अरावली पर्वत श्रेणी, इस जल विभाजक के दक्षिण और पश्चिम में बहने वाली नदियों का अरब सागर में और पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जल विभाजक का कार्य करती है और इसके दक्षिण और पश्चिमी भाग से निकलने वाली नदियां हैं वो अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती हैं और पूर्व की ओर से जो निकलने वाली नदियां हैं वो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती हैं। तो महान भारतीय जल विभाजक की अवस्थिति के आधार पर राज्य की प्रवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा है। एक तो अरब सागर का जो प्रवाह क्रम है, दूसरा बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्रम है और तीसरा है आंतरिक प्रवाह क्रम, जो कि मौसमी नदियां जो कि रेगिस्तान में ही पैदा होती हैं और वहीं पर विलुप्त हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरब सागर पर्वत प्रवाह क्रम।
राज्य में प्रवाहित होने वाली, देखिए अब इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, लूनी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और सुकेल। ये आपको अच्छे से याद करना है कि कौन कौन सी नदियां अरब सागर प्रवाह क्रम के का हिस्सा है। लूनी, माही, साबरमती, पश्चिम बनास और सुकेल, ये 5 नदियां मुख्य हैं। ये जो और राज्य के समस्त जल ग्रहण क्षेत्रों का लगभग 35.11%, 35.11% भाग तथा कुल प्रवाह क्षेत्र का 16% क्षेत्र इस क्रम के अंतर्गत आता है, यानी कि अरब सागर प्रवाह क्रम के अंतर्गत। अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे लूनी नदी। अजमेर में अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ से निकलकर, ये जो नाग पर्वत है यहाँ से निकलती है और नागौर, जोधपुर, बाड़मेर व जालौर में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 350 किलोमीटर है और बाड़मेर में बालोतरा तक इसका जल मीठा है, लेकिन आगे चलकर इसमें खारापन बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में की लवणीय मिट्टी की अधिकता के कारण। यह नदी अपेक्षाकृत अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। क्यों? अजमेर में नाग पहाड़ है, अजमेर से निकलती है, वहाँ बारिश अच्छी होती है, उसके बाद में कम वर्षा वाले क्षेत्र नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर से होते हुए और ये कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इसके कारण वर्षा काल के पश्चात कुछ समय तक ही इसमें जल विद्यमान रहता है। वर्षा ऋतु में इस नदी का प्रवाह मार्ग जगह जगह बालू निक्षेपित टीलों की उपस्थिति के कारण अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि क्योंकि ये जो रेगिस्तानी भाग में बहती है तो वहाँ पर बालू के टीले नदी के बीच में अवरोध का कार्य करते हैं और इसकी वजह से नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है। अब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो महत्वपूर्ण हैं। देखिए, लीलड़ी नदी है, अजमेर में जवाजा के निकट निकलकर पाली में लूनी नदी में मिल जाती है। मीठड़ी नदी है, मीठड़ी नदी पाली तहसील में अरावली पर्वत से निकलती है और पाली व बाड़मेर में बहती हुई मंगला गांव के समीप लूनी नदी में मिलती है। जवाई नदी जो है पाली में बाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती है और इसके बाद में ये सुकड़ी नदी तथा बिराना गांव में यह नदी खारी नदी में मिलती है और उसके बाद में ये सारी नदियां बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती हैं। सुकड़ी वन भी इसी प्रकार से अरावली पहाड़ियों से निकलकर बाली में सरदार समंद झील में गिरती है और उससे पहले गुहिया नदी इसमें आकर मिलती है। इसी प्रकार से बाणी नदी है, ये बाणी नदी के बाद में सुकड़ी नदी है, खारी नदी है, बाणी 2 है और सुकड़ी 3rd और सागी नदी। ये जो नदियां हैं ये लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। अब लूनी नदी का अपवाह बेसिन जो है वो देखिए नक्शे के अंदर, ये वाला क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है ये लूनी नदी बेसिन है, ये वाला। तो ये इसमें मुख्य रूप से लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकल के और ये देखिए दक्षिण में होते हुए और ये इधर अरब सागर की ओर इतना जल लेके जा रही है। इसमें बाणी, सुकड़ी, जवाई नदी जो मुख्य नदियां हैं वो दिखा रखी हैं। इसके अलावा और भी जो सहायक नदियां हैं उनके भी नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये जो लूनी नदी है, लूनी नदी का मैंने जो तुम्हें बताया कि ये इसका जो अरब सागर का प्रवाह क्रम है उसके अंदर ये कच्छ की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। इसके बाद में दूसरी है माही नदी। अब माही नदी का जल प्रवाह क्रम कौन सा है देखिए यहाँ पर, ये जो 5वां ये वाला, ये जो है ये माही नदी का ये वाला क्षेत्र है। ये देखिए माही नदी है,
ये मध्य प्रदेश के मऊ जिले से निकलती है और ये लास्ट में फिर यहाँ से बांसवाड़ा में एंट्री करती है खांदू गांव के पास में, और फिर उसके बाद में बांसवाड़ा डूंगरपुर की बाउंड्री बनाते हुए और फिर गुजरात में चली जाती है। तो इसको देखिए, इसकी सहायक नदियों का भी आपको देखना पड़ेगा। तो माही नदी है, ये मध्य प्रदेश में मऊ के समीप, मऊ जिला है उसके समीप एक मेहंद झील है, वहाँ से जो कि मेहंद झील ये आममोरू जिले की विंध्याचल पहाड़ी, ये विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। विंध्याचल पहाड़ियों में मेहंद झील है जो कि आममोरू जिले में है, वहाँ से ये नदी निकलती है। और बांसवाड़ा जिले में खांदू गांव जो है उसके वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद में बांसवाड़ा और डूंगरपुर की बीच सीमा बनाते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, सोम है, जाखम है, अनास, हरण, हराऊ, चाप, मोरन आदि इसकी सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले जाखम, ये जाखम जो है छोटी सादड़ी के समीप से निकलती है और उदयपुर के दक्षिण पूर्व में उदयपुर डूंगरपुर के बीच सीमा बनाते हुए और सोम नदी में मिल जाती है। इसके अलावा सोम नदी जो है ये दक्षिण उदयपुर में सोम नामक स्थान पर बिछीवाड़ा से निकलकर डूंगरपुर में बेणेश्वर के निकट माही नदी में मिलती है। देखिए, सोम, जाखम और माही ये जो तीन नदियां हैं, इनका जो संगम स्थल है वो बेणेश्वर में है, डूंगरपुर में है, जहाँ पर आदिवासियों का एक ये बहुत पवित्र स्थान है, संगम स्थल है, जहाँ पर कि आदिवासियों का बहुत बड़ा मेला भी बेणेश्वर में बढ़ता है। तो ये जो संगम स्थल है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, सोम कौन कौन सी नदियों से मिलकर बना है, सोम, माही और जाखम के द्वारा। इसके बाद में जो तीसरी नदी जो बंगाल की अरब सागर की ओर पानी ले जाती है वो है साबर नदी। उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर सिरोही में बहती हुई ये नदी गुजरात में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो हैं वाकल और सी। इसके बाद में पश्चिमी बनास, ये सिरोही में आबू पर्वत से निकलकर गुजरात में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद सुकेल जो नदी है ये जालोर के पर्वतीय भाग से निकलकर गुजरात में कच्छ की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो इसकी महत्वपूर्ण नदियां जो अरब सागर की ओर अपना जल लेके जाती हैं वो हो गई। इसके बाद में बंगाल की खाड़ी का जो प्रवाह क्रम है ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं और अपवा क्षेत्र भी लगभग जल ग्रहण क्षेत्र है वो लगभग 53.13% है, जो कि कुल प्रवाह का 24% भाग कवर करता है। इसमें जो बंगाल की खाड़ी की ओर जो नदियां हैं, जो अपना जल ले जाने वाली नदियों में मुख्य रूप से चंबल नदी है। ये देखिए नक्शा एक बार अपन देख लें। ये देखिए नक्शा, ये जो चंबल नदी ये देखिए चंबल नदी जो जा रही है, ये चंबल नदी ये इधर से होते हुए और ये बाद में यमुना नदी में मिल जाती है इटावा के पास में। तो अब इसमें देखिए चंबल है, काली सिंध है, परवान है, पार्वती है और बनास नदी है। फिर बनास नदी का भी जो है इसकी भी सहायक नदियां हैं, ढूंढ है, ये अलग अलग अपन पढ़ेंगे, लेकिन चंबल नदी जो है महत्वपूर्ण नदी है।
जो चंबल नदी ये मध्य प्रदेश में महू में विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल से मानपुर के निकट से निकलती है। तत्पश्चात 325 किलोमीटर उत्तर दिशा में बहते हुए कहाँ पर, चौरासीगढ़ यानी चित्तौड़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। तो अब इसमें जो राजस्थान में प्रवेश करने वाला स्थान है ये इम्पोर्टेंट है, चौरासीगढ़। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर करती है, चौरासीगढ़, चित्तौड़। चंबल नदी में भैंसरोडगढ़ के समीप प्रसिद्ध एक झरना है, जलप्रपात है, जिसको कि चूलिया प्रपात कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भैंसरोडगढ़, ये भैंसरोडगढ़ में के समीप ये जो है, ये जो चूलिया प्रपात है। ठीक है, कोटा से आगे चंबल नदी उत्तर पूर्व दिशा में कृतिक विसर्पों, मतलब कि विसर्प के रूप में, जैसे सांप का रास्ता होता है, टेढ़ी मेढ़ी होकर प्रवाहित होती है, जिसे नवोन्मेष या रेजुविनेशन कहते हैं, यानी कि नदी का नयापन का आभास मिलता है। सवाई माधोपुर से धौलपुर तक चंबल नदी लगभग, देखिए, सवाई माधोपुर से धौलपुर तक चंबल नदी लगभग 241 किलोमीटर राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, सीमा बनाते हुए चलती है। कुल 965 किलोमीटर की दूरी तक बहने के पश्चात ये उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप, इटावा जो है, इटावा मैनपुरी, इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। तो ये जो है चंबल नदी, राजस्थान में यह नदी कौन कौन से जिलों से, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों से होकर गुजरती है। तो ये जिले आपको याद रखने पड़ेंगे, कोटा, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, 5 जिले ये हैं, ये आपको याद करने हैं। तो इनको आप लिख लिख के करेंगे तो याद होगा, ऐसे नहीं होगा। चित्तौड़गढ़, कोटा, और मैप में देखिए सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो ये जो 5 जिलों से होकर ये राजस्थान में बहती है। सवाई माधोपुर जिले में जो रामेश्वर नामक स्थान है, वहां पर ये इसका त्रिवेणी संगम स्थल है। यहाँ पर 3 नदियां आकर मिलती हैं, जैसे मैंने बेणेश्वर का बताया था, ऐसे ही रामेश्वर, ये चंबल, बनास और सीप नदी, इनका संगम स्थल है। कहाँ पर, रामेश्वर में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। काली सिंध, पार्वती, कुरल, बामनी और बनास इसकी सहायक नदियां हैं। काली सिंध, पार्वती, कुरल, बामनी और बनास इसकी सहायक नदियां हैं। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 29,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 17.18% है। चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन सबसे अधिक होता है। अब ये तुम्हें लगता होगा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो अवनाली का अपर्दन बनाती है। तो ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में गली इरोजन, या ये जैसे चंबल बीहड़ हो गए ना, उसको अवनाली का बोलते हैं। यानी कि अलग अलग स्ट्रीम्स या अलग अलग नालों के अंदर बहते हुए और इस जमीन को उबड़ खाबड़ और गहरी खाइयाँ बना देती है, जिसको कि अवनाली का अपर्दन कहते हैं। तो ये राजस्थान में चंबल नदी है जो कि अवनाली का अपर्दन करती है। यह नदी अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है,
लूनी नदी का मैंने बताया था, अधिक वर्षा से कम वर्षा वाले, यहाँ पर कम वर्षा वाले क्षेत्र से और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बहती है। ये इन्हीं में से क्वेश्चंस निकलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी नदी है जो कम वर्षा वाले क्षेत्र से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। तो आपको बताना है चंबल नदी, और इसमें पूरे वर्ष भर जल विद्यमान रहता है। चंबल नदी वृक्षाकार तथा पादपाकार प्रवाह प्रणाली का अच्छा उदाहरण है। वृक्षाकार या पादपकार प्रवाह प्रणाली का अच्छा उदाहरण है। कैसे है देखो मैं बताता हूं। ये जो नदी है चंबल नदी, ये जो बह रही है, इसमें जो सहायक नदियां निकल रही हैं, ये सहायक नदियां आकर मिल रही हैं, तो ये एक वृक्ष की आकृति लिए हुए हैं, इसलिए इसको वृक्षाकार या पादपाकार प्रवाह प्रणाली कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। इसकी जो सहायक नदी है, सबसे पहले काली सिंध, मध्य प्रदेश में देवास के निकट से निकलकर झालावाड़ और बारां जिले में बहते हुए नानेरा गांव के निकट चंबल नदी में मिलती है काली सिंध। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं परवन, उजाड़, निवाज और आहू। कहने का लिए जैसे ये काली सिंध नदी है, सपोज ये चंबल है, अब ये काली सिंध जहाँ ये आके मिलती है इसमें चंबल में, इससे पहले इसके अंदर परवन भी आके मिलती है, उजाड़ भी आके मिलती है, ये निवाज भी मिलती है और आहू भी आके मिलती है। तो ये अब ये यहाँ से जो काली सिंध में ये आके मिल गई, तो ये तो काली सिंध की सहायक नदियाँ हो गई, और काली सिंध मुख्य रूप से फिर जाके यहाँ से और चंबल में मिलती है। तो चंबल की सहायक नदी तो काली सिंध हुई। काली सिंध की कौन सी हो गई है? परवन, उजाड़, निवाज और आहू। उसके बाद में पार्वती नदी। जो पार्वती नदी है ये मध्य प्रदेश के सीहोर के निकट से निकलकर बारां में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में पालिया के निकट चंबल में मिलती है। अब इसकी भी कौन कौन सी नदियां हैं सहायक नदी? अंधेरी, रेतरी, अहेली और कूल। इसके बाद में जो है बामनी या ब्राह्मणी नदी जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले के हरिपुरा गांव से निकलकर और भैंसरोडगढ़ के समीप चंबल में मिलती है। चित्तौड़गढ़ में भैंसरोड बताया था, और ये जो बामनी नदी है ये चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा गांव से निकलती है, फिर ये चंबल में मिल जाती है। उसके बाद में मेज नदी। तो ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन जो एग्जामिनर है, पेपर बनाने वाला है, वो ये छोटी छोटी और इस प्रकार के टॉपिक ही निकालता है जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। तो इनकी जो सहायक नदियां हैं बाकायदा इनके नाम आप लिख लें और उसको लिख के और उसको रट लें। तो मेज नदी जो है इसका उद्गम स्थल है भीलवाड़ा और बूंदी में लाखेरी के निकट चंबल में मिलती है। इसी प्रकार से गंभीर नदी जो है, इस नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में जावद की पहाड़ियाँ। मध्य प्रदेश में जावद की पहाड़ियों से निकलती है और चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा और चित्तौड़गढ़ तहसील में बहती हुई चित्तौड़गढ़ नगर से 2 किलोमीटर उत्तर में बेड़च नदी में मिल जाती है। बेड़च नदी में मिल जाती है। इसके बाद में है जो बनास नदी। अभी तक तो अपन चंबल और उसकी सहायक नदियां देख रहे थे। अब बनास भी चंबल में आके मिलती है। यह नदी राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, खमनोर की पहाड़ियों से
ये निकलती है। और राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक में बहते हुए सवाई माधोपुर में रोड़ावत के निकट चंबल में मिलती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बेड़च, कोठारी, चंद्रभागा, मासी, खारी और मुरेर और धुंध। ये क्या है, आपको इसमें जो इसकी सहायक नदियां हैं, जितनी भी नदियों की सहायक नदियां हैं, उनको लिख के आप इनको कोरिलेट करके कि बनास की सहायक नदियां हैं, उनको आपने लिख के और इनको याद करना है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 27.84% है, जो कि राज्य में सर्वाधिक है। राज्य में सर्वाधिक जो जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? बनास का। तो इस पे आ जाता है कौन सी नदी का राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है? आप बता दोगे चंबल का, आप बताओगे माही का। क्यों? क्योंकि आप लोग देखोगे यार चंबल बहुत लंबी नदी है, लेकिन राजस्थान में इतनी ज़्यादा क्षेत्र कवर नहीं करती जितना कि बनास करती है। बीगोद और मांडलगढ़ के बीच, बीगोद और मांडलगढ़ के बीच बनास जो नदी है वो बेड़च और मेनाल नदियों का संगम स्थल है। मतलब बीगोद और मांडलगढ़ के बीच में बनास, बेड़च और मेनाल, ये जो 3 नदियां हैं, इनका ये संगम स्थल है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसे त्रिवेणी कहा जाता है और राज्य में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। बनास नदी पे देखो कितने क्वेश्चन होंगे। सबसे लंबी नदी राजस्थान की। तो इस प्रकार से बनास, उसके बाद में बनास की ही जो बनास की ही सहायक नदी है बेड़च, ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, गोगुंदा उदयपुर में, और भीलवाड़ा में बहने के बाद मांडलगढ़ के समीप त्रिवेणी संगम पर बनास में मिल जाती है। इसकी भी सहायक नदियां देखो बेड़च की, आहड़, वामन, वागन, गोमती, आरी, गंभीर, बांगो आदि इसकी सहायक नदियां हैं। ये तो कई तो ऐसी नदियां हैं जिनके छोटे छोटे नाले के रूप में हैं, लेकिन अपने को भाई जब भूगोल की बात आती है तो अपने को इसके बारे में पढ़ना होता है। कोठारी नदी राजसमंद जिले में देवगढ़ के समीप निकलकर भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के समीप बनास में मिल जाती है। तो ये हुई बात इसकी। उसके बाद में बाणगंगा नदी, जयपुर। अब बाणगंगा नदी कहाँ? जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर जिले में बहती हुई आगरा में फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है। भरतपुर नगर की जलापूर्ति इसी नदी के द्वारा है। यही पूछ लेंगे आपको कि भरतपुर जिले में जल आपूर्ति कौन सी नदी से मिलती होती है? तो बाणगंगा। गंभीर नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है और इसकी लंबाई 380 किलोमीटर। तो इसके बाद में गंभीर नदी, ये देखिए इसमें फिर से मैं मैप के ऊपर आ जाऊं, देखो ये बनास नदी जो है, चंबल पड़ी बनास नदी जो ये है, ठीक है, ये जो इस क्षेत्र में ये जो है अरावली वाला, ये जो जल विभाजक है ये बिल्कुल अरावली के साथ साथ है। ये पूरा राष्ट्रीय जल विभाजक बताया, ठीक है। इसमें इधर चंबल और बनास हो गई, बनास के बाद में बाणगंगा हो गई, इसके बाद में साहिबी नदी है। ये सारी के सारे जो हैं ये बेसिन बनाती हैं और ये आंतरिक प्रवाह के क्रम में जो नदियां हैं वो रेगिस्तान में निकलती हैं।
तो बाणगंगा नदी के बारे में देख रहे थे। ये भरतपुर नगर को जल आपूर्ति प्रदान करती है। इसके बाद में गंभीर नदी जो है ये करौली जिले में करौली की पहाड़ियों से निकलती है और भरतपुर जिले में बहती हुई आगरा के निकट यमुना में मिल जाती है। इसमें देखिए सीकरी और पांचना बांध इस नदी पर स्थित है। सीकरी और पांचना बांध गंभीरी नदी पे, ये छोटे छोटे से बांध हैं लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब आता है आंतरिक प्रवाह क्रम। आंतरिक प्रवाह क्रम के अंतर्गत रेगिस्तानी क्षेत्र में जो नदियां हैं या उत्तर में साहिबी नदी है, आंतरिक प्रवाह क्रम में राज्य के लगभग 58% भूभाग पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाला यह क्षेत्र अरावली के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। इस क्रम की नदियों का जल बड़ी नदियों में मिलने से पूर्व ही मार्ग में समा जाता है, यानी कि ये रास्ते में ही विलुप्त या लुप्त हो जाती हैं। ये नदियां सतह पोषित आंतरायिक जलधाराएं होती हैं। देखिए सतह पोषित आंतरायिक धाराएं, सरफेस फेड इंटरमीडिएट स्ट्रीम्स। सरफेस फेड यानी कि वहीं से उनको पानी मिलता है, और इंटरमीडिएट स्ट्रीम्स यानी कि रास्ते में ही ये लुप्त हो जाती है। सरफेस फेड इंटरमीडिएट स्ट्रीम्स इनको बोलते हैं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन आ जाता है, सतह पोषित आंतरायिक जल धाराएं राजस्थान में कौन सी हैं? 4 दे देंगे, उसमें से आपको बताना है। तो ये जैसे कांतली है, साहिबी है, ये आपको नाम याद रखने हैं। राज्य के मरुस्थलीय भाग में अनायास वर्षा के कारण इस तरह की नदियों की उत्पत्ति हो जाती है। जल की पूर्ति रुकने पर ऐसी नदियां सूख जाती हैं। राज्य के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का लगभग 12.75% इस क्रम में सम्मिलित है। इसमें मुख्यतः कौन कौन सी हैं नदियां? जो सतह पोषित आंतरायिक जो नदियां हैं, ये जो इस पे कौन कौन सी नदियां हैं? कांतली है, साहिबी, दोहन, बार, मेधा और रूपनगढ़। ये जो नदियां हैं कांतली, साहिबी, दोहन, बार, मेधा और रूपनगढ़, ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। इसमें सबसे पहले कांतली नदी, ये सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। ज्यादातर नदियों का उद्गम स्थल याद रख लेना। सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती हैं और झुंझुनू में बहते हुए चूरू जिले में प्रवेश करती है तथा यहीं पर बालू में लुप्त हो जाती है। इसके बाद में साहिबी नदी जो है, ये जयपुर में निकलती है, सेवाड़ की पहाड़ियों से और अलवर में बहती हुई गुड़गांव तक ये जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है सोता नदी, या अपन जैसे सोता नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जिसका सोता नाला बोलते हैं, जो कि सोडावास की तरफ है। मेधा और रूपनगढ़, ये जो नदी है मेधा और रूपनगढ़, ये भी जयपुर में अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर और सांबर झील में जाकर मिलती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सांबर झील में कौन सी नदियां आकर मिलती है, क्योंकि सांबर झील के बारे में पढ़ेंगे, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है? तो मेधा और रूपनगढ़। इसके बाद में घग्गर नदी, यह हिमालय के शिवालिक पर्वत श्रेणियों में शिमला के निकट कालका से निकलती है।
तथा राजस्थान में गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। गंगानगर जिले में बहने के पश्चात भूमि में विलीन हो जाती है या लुप्त हो जाती है और अनूपगढ़ के समीप वर्षा काल में इस नदी का जल फैलकर बाढ़ का कारण भी बन जाता है। इसके बाद में काकनी नदी, जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर कोटरी गांव से यह नदी निकलती है। जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर कोटरी गांव, यहां से उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई और भुज झील का निर्माण करती है। भुज झील का निर्माण करती है। वर्षा ऋतु के थोड़े दिनों पश्चात ही यह नदी सूख जाती है। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रवाह क्रम हमने पढ़े। ये आपने इनको एक बार में याद नहीं होंगे, 2 बार में याद नहीं होंगे, आपको इसको लिख लिख के याद करना है। तो राजस्थान की प्रवाह प्रणाली की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? राजस्थान की प्रवाह प्रणाली अरावली पर्वतमाला और महान जल विभाजक से प्रभावित है। यानी कि राजस्थान की जो प्रवाह प्रणाली है वो किससे प्रभावित है? अरावली पर्वतमाला से, और महान जल विभाजक अरावली पर्वतमाला के साथ साथ जाता है। अरावली पर्वतमाला से पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियों का जल बंगाल की खाड़ी और पश्चिम तथा दक्षिण में बहने वाली नदियों का जल अरब सागर में जाकर मिलता है। राज्य के लगभग 56% भूभाग पर आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली या इनलैंड ड्रेनेज पाई जाती है। ठीक है, 56% भाग पर। राज्य में पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक सरिता घनत्व वाले हैं। अधिक सरिता यानी कि ज़्यादा वाटर डेंसिटी, पानी की मात्रा अधिक है। किधर की? पश्चिम के अपेक्षा पूर्वी भाग में। पश्चिम में तो बारिश ही बहुत कम होती है, इसलिए पूर्वी भाग में नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक सरिता घनत्व वाले हैं। राज्य के पूर्वी भाग में विद्यमान प्रवाह क्रम की नदियां अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं। पूर्वी भाग यानी कि पूर्वी भाग का जो प्रवाह क्रम है उसकी नदियां अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं, जैसे चंबल नदी का उदाहरण मैंने दिया था। जबकि पश्चिमी भाग की नदियां अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से और कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं। लूनी नदी का उदाहरण दिया था। राज्य में चंबल नदी की प्रवाही प्रणाली वृक्षाकार या पादपाकार है, डेंड्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम। राज्य में माउंट आबू अरीय प्रवाह प्रणाली या रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज सिस्टम का अच्छा उदाहरण है। मतलब एक ही स्थान पर और वहां से ये चारों तरफ से इस प्रकार से नदियां आके मिले, रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल। राज्य के मरुस्थली भाग में विशेषकर सांबर झील के समीपवर्ती क्षेत्र में केंद्रोन्मुखी सेंट्रीपिटल, यानी कि इधर तो ये कौन सा है? बाहर की ओर रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल, और इसके अंदर केंद्रोन्मुखी यानी कि अंदर की तरफ प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये सांबर झील के समीपवर्ती क्षेत्र में केंद्रोन्मुखी प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। तो ये जो नदियों का या अपवाह प्रणाली का क्वेश्चन है, ये आपको मैप को ध्यान में रखते हुए
आपके सामने मैप होना चाहिए, और मैप के बाद मैप से आप इसमें करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ये बाणगंगा नदी और ये जो मैंने बताई थी साहिबी नदी जो जयपुर से निकलकर अलवर में गुड़गांव तक जाती है का, और ये जो इस प्रकार से ये आपको मैप जरूर आपके सामने होना चाहिए। और इस प्रकार से ये राजस्थान की अपवाह प्रणाली का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें से ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगेगा क्योंकि इसमें सारा कुछ याद करने का और कुछ रटने का भी है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज ना करें, इसको अच्छे से तैयार कर लें। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन आपको परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।